जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं लेके आता हूं आपको सारी डिटेलिंग एक जगह, डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी का न्यूज़ डाउन टू अर्थ और फ्रंट लाइन के साथ भी और भी जो भी कनकरेंट और बैकग्राउंड न्यूज़ हैं, जो भी एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से, वो आपको यहाँ पे एक ही जगह पर मिल जाता है। तो ये वीडियोस आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। ये मेरा चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ वीडियोस, उसकी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो ये 2023 में 28 मई का यूपीएससी का प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस है। तो इसमें स्टेटमेंट क्या दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। ये पूरे फ्लाइट के जो भी चलती है, मान लीजिए लॉन्च हुई है और यहाँ से जो चली है पूरे स्पीड की बात बोल रही है, ये पूरे समय की बात बोल रही है कि वो अपने सबसोनिक स्पीड से चलती है। वाइल क्रूज मिसाइल की बात बोली जा रही है कि रॉकेट पावर्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट, ये बात बोली जा रही है। दूसरा है अग्नि 5। अग्नि 5 बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, इसलिए इसकी डिटेलिंग को समझना ज़रूरी है। तो अग्नि 5 इज़ ए मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विच वाइल ब्रह्मोस इज़ ए सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये बातें बोली जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इसके रॉन्ग दिए गए हैं। तो ये उल्टा सीधा करके स्टेटमेंट दे दिया है। इसका राइट आंसर है यहाँ पे डी। तो अग्नि 5 की ऑलमोस्ट 4 to 5,000 इसकी रेंज है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये मीडियम रेंज मिसाइल नहीं है। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो जाता है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती है, लड़ने वाली मिसाइल्स होती है, ये पूरे समय तक अपनी सबसोनिक स्पीड को नहीं रख पाती हैं, यानी अल्ट्रेशंस ऑफ द स्पीड आती रहती है। दूसरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें से क्या बोला जा रहा है, कार्बन फाइबर से क्वेश्चंस आया हुआ है। आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एयरक्राफ्ट। तो ये ऑटोमोबाइल गाड़ियों और व्हीकल में भी इस्तेमाल और एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने की बात बोली जा रही है। दूसरी जो बोली जा रही है कि ये रिसाइकल नहीं हो सकता, क्या, कार्बन फाइबर। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही होता नज़र आ रहा है, दूसरा स्टेटमेंट गलत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो 1 आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क की तरफ। तो एक स्टेट का नेशनल पार्क, जो कि मैं हर बार बताता हूँ, यहाँ पे कवर करता हूँ कि ताकि जो भी स्टेट हों वहाँ के सारे नेशनल पार्क एट लीस्ट कवर हो जाएं। तो यहाँ पे गुगामाल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो ये एक टाइगर रिजर्व है और ये दोनों नेशनल पार्क हैं। तो ये कहाँ पे हैं आपको कमेंट सेक्शंस में देना है, इसकी डिटेलिंग आपको कल दे दी जाएगी। इसलिए मैं ऐसा करता हूं क्योंकि आज के डेट में अगर ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लिया तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो इसकी डिटेलिंग आपको कल दूंगा। तो अगर कल देता हूं तो मैं आज भी आपका आप आज पढ़ लिए और अगले दिन इसका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इस पर फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर मिलेगा हमको जो भी पीआईबी न्यूज़ है, आपको यहाँ पर डिटेलिंग दिया जाए। तो पोर्ट अंजुआन कहाँ पे है, ये कोमोरोस एक कंट्री है, वहाँ पे आपका आईएनएस त्रिशूल जो है शिप ये विजिट किया है। तो 2 जून के आसपास यहाँ पे विजिट किया है और यहाँ पे जो है आपका योगा सेशंस, ये सारी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहाँ पे कोस्ट गार्ड के से मिलके इस सब चीज़ को आगे लेके चलने की बातें बोली जा रही हैं और अपने योगा को भी आगे बढ़ाने की बातें बोली जा रही हैं। दूसरी जो बातें निकल के आ रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्ट अंजुआन कहाँ पे है, क्योंकि न्यूज़ में आ गया है तो ये चीज़ें याद होना चाहिए। किस कंट्री का है, कोमोरोस। दूसरा, नरेंद्र मोदी यहाँ पे जबलपुर में, जबलपुर आपका एमपी में है। कौन कौन एमपी से आते हैं,
कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें ताकि पता चले कितने लोग एमपी से वीडियोस को देख रहे हैं। तो जबलपुर में एक एंशिएंट स्टेप वेल है जो उसको रिवाइव किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए अपने इन्वायरमेंट को हम कितना कंजर्व कर सकते हैं, वही अच्छी बातें हैं, ताकि आने वाले जो जनरेशन्स है उनके लिए भी हम रिसोर्स को छोड़ के जाएं। दूसरा जो है यहाँ पे बातें निकल के आ रही हैं, 350वीं यहाँ पे कोरोनेशन सेरेमनी किसकी मनाई गई है, तो शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र में मनाई गई है। तो कौवा है, 350वीं है और शिव राज्याभिषेक यहाँ पे किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में था इसलिए मैंने डाल दिया। आगे निकल के आती है ब्रो की, तो ब्रो की न्यूज़ है यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ये टॉपिक हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार यूपीएससी बनाई हुई है, कई बार स्टेट पीसीएस भी यहाँ से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले समय में ये क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस की बात बोली जा रही है, तो अमरनाथ यात्रा में अपना रोल प्ले करेगा 15 जून 2023 से, और यात्रा से पहले शुरू करने की बातें बोली जा रही हैं 1 जुलाई 2023 से। तो ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये जो स्नो अगर बर्फबारी हो गई उसको क्लियरेंस पे, वाइडनिंग ऑफ ट्रैक, रिस्टोरेशन ऑल फुट ब्रिज, ये सब चीज़ें, रेल कंस्ट्रक्शंस, ब्रेक वाल, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों में यहाँ पे बॉर्डर स्टेट के आसपास जो भी चीज़ें हो जाती हैं, रोड से लेके, रेलवे से लेके, ब्रिज से लेके, सारे में इसका रोल होता है। इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बैकग्राउंड में जाके इसको हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैचूटरी बॉडी है। स्टैचूटरी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे लॉ लाई गई थी, एक्ट बना के इस बॉडी की स्थापना करी गई थी। ऐसे ही नहीं केवल रिजोल्यूशंस पास कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया गया और बना दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है, पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट लाएंगे तो जाकर ये स्टैचूटरी बॉडी बोली जाती है। किसके अंडर में है अभी प्रेजेंटली, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये चीज़ें आती हैं। फोकस करता है रोड नेटवर्क के इंडिया के बॉर्डर एरिया में, और यहीं तक ये नहीं रुकता। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैं ब्रो बोल रहा हूँ, ये फ्रेंडली नेबर कंट्रीज़ में भी अपना रोल अदा करता हुआ नज़र आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ भी ऑपरेशंस है, ये चीज़ें याद रखिएगा। आपके यूनियन टेरिटरी में भी इसका अहम रोल है, अंडमान और निकोबार में भी इसका रोल है। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इसके रोल प्ले हो रहे हैं, वो है अफ़गानिस्तान, भूटान। भूटान में डंकन एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे चल रहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, तजाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन कंट्रीज़ में ही यानी नेबरिंग कंट्रीज़ में भी अपना अहम रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है। 55,000 किलोमीटर की कंस्ट्रक्शंस ये कर चुका है, जो कि एक अचीवमेंट के रूप में देखी जाती है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रो का अभी नाम आ गया है 2021 में। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट अल्टीट्यूड रोड बनाने के लिए यहाँ पे जाना गया। कहाँ पे? उमलिंगला। तो उमलिंगला पे यहाँ पे हाईएस्ट रोड अल्टीट्यूड बनाने पे यहाँ पे जोर दिया गया, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है। तो जैसे कि कुछ देख सकते हैं, अटल टनल में भी इसका योगदान है, अटल सेतु में है, और कर्नल चेवांग रिचन सेतु में भी। ये सारी चीज़ों में बनाने में इसका ब्रो का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है। पहले बात करी जाए तो 2000 ये रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी, लेकिन 2015 में इसको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ला दिया गया, जो कि अच्छी बात है। अगर कोई भी अपनी बाउंड्री के आसपास या नेबर कंट्रीज़ में कर रही है तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 7 मई 1960 को इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। हेड क्वार्टर आपके न्यू दिल्ली में आ जाती है। जो लोग भी डिफेंस की तैयारी करते हैं, अगर सीडीएस की तैयारी करते हैं, तो उनको बता दें यहाँ से क्वेश्चंस कभी ऐसा नहीं हो कि ना आता हो, इसलिए इसकी जानकारी और क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी रखने की ज़रूरत हो जाती है। मोटो की बात करते हैं तो श्रमण सर्वन साध्यम इसका मोटो है, जो इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी जो बातें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही हैं कि ये पीस के समय भी काम करता है, वार के समय में भी काम करता है। तो ये रोड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बॉर्डर स्टेट के लिए कार्य करता है। वार के समय में भी रोड को
यहाँ पे बनाता हुआ और डिप्लॉयमेंट करता हुआ नज़र आ जाता है। ये सारी इसकी फीचर्स हैं। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हरदीप सिंह पुरी जो हैं यहाँ पे क्या किए हैं, मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर एक कैंपेन है जो कि लॉन्च किए हैं 15 मई 2023 को। और ये नेशन वाइड कैंपेन चला है। याद रहे ये किससे कौन मिनिस्ट्री लॉन्च की है, तो हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री। याद रखिएगा किस पे फोकस करेगी, RRR पे फोकस करेगी। ये RRR क्या है कि पोल्यूशंस को सही तरीके से कंट्रोल करना है। तो रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल जो भी प्रोडक्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं आपके सिटीज़ में, जो भी गार्बेज है, जो भी पॉल्यूटेंट हैं, उनको किस प्रकार से सस्टेनेबल तरीके से कम करने की बातें बोली जा रही हैं और प्लास्टिक के यूज़ से बचने की बातें बोली जा रही हैं, रिसाइकल और रीयूज करने की बातें बोली जा रही हैं। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते होंगे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रो के बारे में मैंने बता ही दिया, सारी डिटेलिंग बैकग्राउंड दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे गुड एंड बैड के बारे में यहाँ एक एडिटोरियल है जो कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चीज़ें हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, सबसे पहले वो हम जान जाएंगे। तो ऐसी कोई चीज़ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी स्वयं का अपना बुद्धि विवेक लगा के कार्य कर सके, इतना उसमें कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी डाटा निकल के आ रही हैं, ये आज की डेट की डाटा निकल के आ रही हैं कि टेक्स्ट, इमेज, कोड, रिस्पॉन्स, ये सारे यूजर्स रिक्वेस्ट जो हैं इसको कहीं ना कहीं हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सेटअप हो सकती हैं। तो अभी रिसेंटली ओपन एआई एक कंपनी है और चैट जीपीटी बहुत तीव्र गति से यहाँ पे न्यूज़ में आ गई है। तो ये किसकी कंपनी है, ओपन एआई की। याद रखिएगा कई लोग कंफ्यूज हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट की है। तो ये चैट जीपीटी क्या कार्य करता है वो भी हम देख लेते हैं। तो चैट जीपीटी जाहिर सी बात है, इस पर आप बोलेंगे तो कई प्रकार से आपको लैंग्वेज असिस्टेंस मिल जाती है और कई सारी चीज़ों को एक्यूरेट तरीके से सर्च करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो ये चैट जीपीटी का काम है, जैसे कि मिमिक इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी न्यूरल नेटवर्क सिस्टम है उससे हम लार्ज डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और सफिशिएंट कंप्यूटिंग पावर को जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपनी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक कदम ह्यूमन को आगे ले जाने की बातें भी बोली जा रही हैं। तो इसमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, कहाँ पे इसका सही प्रकार से यूज हो रहा है, कहाँ पे इस डाटा का गलत प्रकार से यूज हो रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट बन जाता है। मिटिगेशंस की बात करें तो रिस्क आप एक्सटेंशन हो जाती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपना जो एबिलिटीज़ हैं वो खोता हुआ भी नज़र आ रहा है, इसलिए इसको बैलेंस में लेके चलने की ज़रूरत है। प्रायोरिटीज़ क्या होना चाहिए कि सोसाइटल स्केल रिस्क जो होना चाहिए वो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को ही ये हार्म पहुंचाता हुआ नज़र आए। एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप ऐसी चीज़ें समझ रहे हैं। याद होगा आपको रोबोट, एक मूवी आई थी जो रोबोट्स बनाई गई थी ह्यूमन असिस्टेंस के लिए। तो ह्यूमन असिस्टेंस के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में वही रोबोट ह्यूमन के लिए खतरा हो गया था। तो वो पिक्चर आप लोग देखे होंगे, वहाँ से कनेक्ट लगा सकते हैं कि वह न्यूरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो डिसीजन लेने में स्वयं सक्षम हो गया था। यानी वो अपना एक संसार बना रहा था कि एक रोबोट का ही संसार हो और ह्यूमन को कचरे के समान समझने लगा था। तो वो पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि कहीं इस प्रकार से अगर चीज़ें सच में होने लगें तो किस तरफ दुनिया चल जाएगा। इसलिए हमको इसमें सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आगे पेंडेमिक और न्यूक्लियर वार, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही हैं। इसके स्पेसिफिक कंसर्न की बात करते हैं तो हमको दिखता है क्या यहाँ पे कि
ये कॉपीराइटेड डाटा और ये जो ह्यूमन डिग्निटी है, प्रिवेसी है, प्रोटेक्शन है, फाल्सिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशंस है, ये सबको किस प्रकार फ़िल्टर आउट करेगा, कैसे टैकल करेगा, जो भी किसका कॉपीराइट है ये कैसे टैकल करेगा। तो ये भी एक सोचने वाली बातें हैं। अगर चैट जीपीटी की बात करें तो वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो हमें दे रहा है, लेकिन अगर बात करी जाए उसके कि वो कॉपीराइट को कैसे डील करेगा, वो लोगों की स्पेसिफिक डाटा प्रिवेसी को कैसे डील करेगा, तो ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं इश्यू निकल के आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पे बात बोली जा रही है कि ये जो रिस्क पोज करेगा उससे हम कैसे डील करेंगे। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, ये जो चीज़ें चल रही हैं, मॉडल, और ये सारे किस प्रकार से हम अपने कंज्यूमर को कैसे आगे लेके चलेंगे, जो भी कंज्यूमर है इसका उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से हम इस चीज़ को डील करते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो डोर ओपन हो रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इंस्टीट्यूशंस में, ये कहीं ऐसा ना हो एक डेंजरस चीज़ें मार्केट में आ जाएं। उसी पे बात बोली जा रही है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ इसकी खराबियाँ और खूबियाँ भी हैं। तो दोनों चीज़ें साथ हैं, लेकिन इसको डील करने की अत्यंत ज़रूरत है, तभी जाके इसमें हम लोग अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिस्क प्रोफाइल है उस पे हम लोगों को रिसर्च डेवलपमेंट करना चाहिए इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, और हाई रिस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जो है उसको भी हमें टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर इसको प्रमोट और डेवलपमेंट करना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही प्रकार से रेगुलेट करना पड़ेगा, लॉ फ्रेम करना पड़ेगा, तब जाके इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और ये देखना होगा कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कंसीडर करेंगे हम तभी जा कर के कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उभर पाएंगे। अभी बात करी जा रही है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, तो ये जो चीज़ें चलती हैं कि इन्वायरमेंट में कितनी क्षति पहुंच सकती है, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे पहले ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो ये भारत में चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, इसलिए यहाँ पे चीज़ें जो चलती हैं सबसे पहले सही तरीके से चीज़ें चलाई जाएंगी कि आपके कंट्री में ये जो इशू है वो निकल के ना आए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड और कार्बन प्रॉब्लम में ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट इशू निकल के आई हैं। किसके ऊपर? CBAM की। ये क्या है? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये CBAM का पूरा नाम है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से भी किसी प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन इसको नया टर्म लेके आया है, ये क्लाइमेट लॉ के ऊपर एक लॉ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये एडिटोरियल रहने वाली है, आपको बता दें, इस पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी वो अच्छे से और क्लियर समझ में आएंगी। तो यूरोपियन यूनियन जो है आपका, ये लेके आता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है और इंडिया इससे क्यों दूर भाग रहा है उसकी भी डिटेलिंग देखेंगे हम, और इसके अंदर क्या क्या इश्यूज हैं जिसको टैकल नहीं किया गया है, डील नहीं किया गया है, वो भी हम देखेंगे। तो दिल्ली कहीं ना कहीं अपना मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहा है इस कार्बन इंटेंसिव मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें चली हैं CBAM, उसको लेके अपना अलग प्रपोजल रखता हुआ नज़र आ रहा है, अलग विचार रखता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है बहुत लिमिटेड है, 1.8%। यूरोपियन यूनियन में किस फील्ड में? एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ये सारे फील्ड में कहीं ना कहीं 1.8% ही, 2% मान लीजिए आप, 2% के आसपास ही तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। फिर भी CBAM को इंडिया सही तरीके से नहीं देख रहा है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और इसको बोला जा रहा है प्रोटेक्शनिस्ट है और डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। क्यों? जो भी कंट्री कार्बन इमिशन करके अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में, तो वो कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में हैं उन पे अगर वो कंट्री इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती हैं अपने कंट्रीज़ में तो उन प्रोडक्ट पे हाई टैक्स लगा रही हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके कारण अब ये नया दाव चला है यूरोपियन यूनियन क्या
वो आपको आगे इस वीडियोज़ में मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन WTO का अगर नॉर्म्स हम देखते हैं, उसकी ग्लोबल लॉज देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नज़र आ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के लॉज को देखें तो ये डिस्क्रिमिनेशंस नज़र आ रहा है। किस कंट्री से? जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनको ये कहीं ना कहीं रास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ तो कार्बन इमिशन करके वो डेवलप बन चुकी हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो अभी इसी फेज़ में है, वो कोयले का इस्तेमाल कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कार्बन इमिशंस होगा ही होगा, तभी जा कर के हम शिफ्ट हो पाएंगे, एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ पाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर रिसेंटली बात करी जाए तो हम देख सकते हैं कि श्रीलंका एक ऐसी कंट्री थी जो अपनी इकॉनमी को तुरंत ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इकॉनमी में शिफ्ट किया और उसकी इकॉनमी धड़ाक से गिर गई। इसीलिए हम लोग कोई भी अपनी चीज़ों को डायरेक्ट रिन्यूएबल पे नहीं शिफ्ट कर सकते, ये स्लोली प्रोसेस होना चाहिए, तभी जाकर के ये सही तरीके से चलेंगी। 2005 से कहानी शुरू होती है, इसकी डिटेलिंग को समझेंगे। यूरोपियन यूनियन एडॉप्ट करता है इस क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को। क्या? ETS। ये क्या है? इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। यानी कौन कौन भैया प्रोडक्ट बनाते हुए समय आप लोग कार्बन को रिलीज कर रहे हैं, उनको देखा। तो ये जो चीज़ें हैं आज के डेट की बात बोली जाए तो ये चौथे स्टेज में आ गई हैं, जो आपको CBAM के रूप में दिख रही हैं। और CBAM की मैकेनिज्म आपको मैं बता ही दिया। और ये किस पे एम कर रही हैं कि ये रिड्यूस करेंगी ग्रीन हाउस गैस। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग चाहते हैं कि ग्रीन हाउस गैस कम हो ताकि पोल्यूशंस कम हो और हीट वेव कम आएंगी। यूरोपियन यूनियन में रिसेंटली बात करी जाए UK और लंदन में, तो हीट वेव से कई लोगों की मृत्यु भी अभी हो गई है, जबकि ठंडे प्रदेश हैं वो। तो ऐसी चीज़ें, क्लाइमेट चेंज इतनी तीव्र गति से आ रही है, तो ये डेवलप्ड कंट्री बहुत सेंसिटिव होती चली जा रही हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताया कि इमिशंस जो चल रही हैं वो इशू बन रही हैं, इसीलिए ये ETS भी चीज़ें आई थी, इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, कि जो इमिशंस कर रहे हैं वो विशेष ध्यान दें। इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लेके आया कि उनको रिबेट भी दिया जाएगा, उनको सपोर्ट भी किया जाएगा कि आप इमिशंस को किसी तरीके से कम करिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कंसर्न क्या है यहाँ पे? ये जो मैकेनिज्म लेके आया है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इमिशंस को यहाँ पे इसके तहत, ETS के तहत क्या देता था? इनको छूट भी देता था कि आप अगर इमिशंस कर रहे हैं तो इसको, अगर आप इमिशंस को कम करते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी। ये सिमिलर वे में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे बन रहा था। कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन में। इसी के साथ अदर कंट्रीज़ में भी, जिस कंट्रीज़ में एक अच्छे लॉ नहीं है, किसके कंसर्न में? इन्वायरमेंट के कंसर्न में, वहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ शिफ्ट होने लगी हैं। वहाँ के प्रोडक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करने में इशू आता था, इसलिए वहीं पे शिफ्ट हो गई हैं। क्योंकि अगर कार्बन रिलीज करके कोई कंट्री प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जैसे ही जाएगी तो CBAM के तहत उस पर हाई टैक्स लगाने की बातें बोली जा रही हैं, जो कि WTO के कंसर्न में ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट WTO कहता है कि सारे लोगों को, प्रोडक्ट को और ट्रेड को इक्वल ट्रीटमेंट हम देने की बातें बोलते हैं, इसलिए ये उसके लॉ के विपरीत है, जो कि गलत भी है। ये चीज़ सही तरीके से WTO यहाँ पे बातें बोल रहा है। दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं डिसएडवांटेज में जो चल रही हैं, वो यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ उन कंट्रीज़ में जाने की प्लानिंग करने लगी जिस कंट्रीज़ में क्या कार्बन इमिशंस पे लॉज जो हैं इतने स्ट्रांगली नहीं फेवर करने वाले हैं, तो उन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का क्या जा रहा था? घाटा जाने लगा, उनकी कंपनीज दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो गई। और यूरोपियन यूनियन के जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, अगर उनके ऊपर भी आप इन प्रकार के टैक्स लगाते हैं कि आप इंपोर्ट करेंगे तो टैक्स हाई पे करना पड़ेगा, तो उनको भी लॉस हो रहा है। तो अपनी ही कंट्री पे कहीं ना कहीं ये इशू क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ की कंपनी घाटे में भी चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल शिफ्ट हुआ कि ये जो ग्रीन हाउस इमिशंस है इसको कैसे डील किया जाए, और ये हर कंट्री पे लगाने की बातें बोल रहे हैं कि जो कंट्री आपके यूरोप में
एक्सपोर्ट करेगा, अगर वो कार्बन इमिशन करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन पे टैक्स लगाया जाएगा, ऐसी चीज़ें। लेकिन सारी कंट्री इसको मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। CBAM की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो ये एम किसको करता है आपका, कि लेबल कर देगा एक ऐसा फील्ड यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ में जो कि पहले इशू क्रिएट कर रही थी कि कार्बन इमिशन से उनको घाटे चल रहे थे, इसलिए एक लेबल, एक बराबर का ओहदा तैयार कर देगा। देखिए ये डेवलप कंट्री हैं, लेकिन इंडिया की अगर कंसीडर करें तो ये इमर्जिंग कंट्री के रूप में आती है। तो हम भाई अगर कार्बन इमिशंस नहीं करेंगे तो हम डेवलप बनेंगे कैसे, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्टेन कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट जो है, जैसे कि सीमेंट हो गई, आयरन हो गई, स्टील हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये सारी की सारी सेम इकोनॉमिक कॉस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं करती हुई नज़र आ रही हैं। ये कार्बन इमिशंस फैक्ट्रीज के रूप में भी जाने जाती हैं। तो ETS के अंदर यहाँ पे सेम इकोनॉमिक कॉस्ट पे लाने की बातें बोली जा रही हैं, ताकि यूरोपियन जो कंपनी है उनको कम से कम घाटा न हो। तो ये अपना फेवर लाने की बात बोली जा रही है। WTO प्रिंसिपल की बात करें तो ये नॉन डिस्क्रिमिनेशंस तरीके से देखते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं कि ये जो लॉ आप ला रहे हैं ये बहुत हद तक सही नहीं है। सभी लोगों को एक ही जूते में फिट नहीं, सभी लोगों के पैर को एक ही जूते में आप फिट नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। तो जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस हैं उनको, और नेशन ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स, ये हम लोग ये जानते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या होता है। ऐसी कंट्रीज़ जिनको कुछ फेवर इकोनॉमिक दी जाती है कि ठीक है आप एक्सपोर्ट करिए, आपको रिबेट दी जाएगी ताकि उनकी भी इकॉनमी डेवलप हो सके। तो ये मोस्ट फेवर नेशंस होते हैं। दूसरी जो बातें बोली जा रही हैं कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट के लिए कि CBAM जो है अप्लाई करेगा किस पे, स्टील प्रोडक्ट पे। ये स्टील प्रोडक्ट पे ठीक है कार्बन इमिशंस करता है स्टील बहुत मात्रा में। ये सारी की सारी जो कंपनी फैक्ट्रीज हैं, सीमेंट, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये कार्बन तो इमिट करती हैं। लेकिन अगर स्टील को ही हम केवल एक ले लें तो क्या हर जगह स्टील एक ही प्रोसेस से बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कोई फर्नेस का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हर प्रकार से चीज़ें अलग अलग हैं। तो कार्बन इमिशंस जो है यहाँ पे CBAM जो है यहाँ पे अपनी पॉलिसी में ही फेल होता नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आप जो है आप इमिशंस पे बस ये देख रहे हैं कि कहाँ पे इमिशंस हो रहा है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का रेट किस प्रकार से हो रहा है। तो रेट, ट्रेड और इमिशंस तीनों का जब आप कंसिडर करेंगे तब आपको ये चीज़ें सही प्रकार से नज़र आएंगी। तो यही WTO बोल रहा है, ये कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है और यूरोपियन यूनियन दूसरे प्रोडक्ट से डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकता। इसको डिस्क्रिमिनेशंस बोला क्या है। और जो अगर बात करी जाए कि आर्टिकल 20 में, तो आर्टिकल 20 में आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं गाट जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ऑन ट्रेड। अंडर आर्टिकल 20 के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो कि इसको गलत माना गया है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी बोल दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या आर्गूमेंट आ रहा है अच्छे अच्छे एक्सपर्ट का, कमेंटेटर का, कि ये जो एक्सप्लिसिट कार्बन प्राइस है ये नॉट इम्प्लिसिट कॉस्ट करता है, यानी हर जगह एक ही प्राइस बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नॉन प्राइस बेस्ड कॉस्ट। तो ये बातें बोली जा रही हैं और हर कंट्री अपनी अलग अलग प्राइस पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री एक प्राइस पे प्रोड्यूस कर रही है। तो ये कैसे डील होगी, ये कितनी कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है, इसको भी समझना होगा। इसलिए इसको अनजस्टिफिएबल बोला जा रहा है। भारत की बात करें तो CBAM को कैसे देखता है, तो एक इंडिया यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलने की बातें बोली जा रही हैं, इस पे नेगोशिएशन चल रहा है। देखते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये देखने योग्य बातें हैं। लेकिन यहीं पे अगर CBAM की बातें करें तो इसको सही प्रकार से डील करने की ज़रूरत है और बायलैटरल अपना रिलेशंस को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि WHO में हम लोग इस सब चीज़ को चैलेंज भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को ये राइट्स है। तो ये अगर कोई भी चीज़ इसके विरुद्ध में, इंडिया के विरुद्ध में जाता है तो ये चीज़ें खुली हैं, कोई भी कंट्री इसमें जाके अपना चैलेंज कर सकता है। तो ये इकलौता कोई चीज़ें नहीं है कि अपना यूरोपियन यूनियन इस ऐसे किसी के ऊपर थोप देगा, ये हम लोगों के पास राइट
है। ये थी पूरी डिटेलिंग। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस है हम लोगों का यूरोपियन यूनियन से, उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती है वो भी हम लोग इसमें देखें। CBAM क्या है वो भी हम लोग इसमें देखें। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ इसमें कार्बन को इमिशन कर रही है वो भी हम लोग इसमें देख लिए। तो ये थी इंडस्ट्रीज़ के डिसएडवांटेज और जो कंट्रीज़ कार्बन को इमिट करके अपने प्रोडक्ट को बना रही हैं वो कंट्रीज़ अलग रेट पे अलग प्रोडक्ट को अपने तैयार करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं जो कंट्रीज़ हैं अपनी रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को बना रही हैं वो अलग तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी कॉस्ट प्राइस अलग आती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और दूसरी एंगल जो यहाँ पे बोली गई है कि कोई फर्नेस में स्टील को बनाता है, कोई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करके स्टील का निर्माण करता है, तो अलग अलग पॉल्यूशंस लेवल भी अलग अलग है। तो उसको कैसे आप डील करेंगे, सबको एक ही तराजू में फिट नहीं कर सकते। आशा करते हैं ये सारी डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका में बड़ी अच्छी स्कीम आई है। उचिता प्रयाणा की फ्री बस सर्विस वुमेन को दी गई है। अन्न भाग्य 10 किलो राइस दी जाती है और गृह ज्योति में 200 यूनिट फ्री बिजली भी देने की बातें बोली जा रही हैं। गृह लक्ष्मी में 2000 पर मंथ वुमेन को दिया जाएगा जो BPL APL की हैं और युवा निधि में 3000 ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा और 1500 पर मंथ फॉर डिप्लोमा होल्डर को, जो भी डिप्लोमा है 1500 प्राप्त कर सकेगा और जो है युवा निधि के तहत जो ग्रेजुएट है उसको 3000 रुपये पर मंथ। तो ये बहुत ही बड़ी प्राइज है, एक रिवोल्यूशंस ला के रख देगी। अगर 3000 पर मंथ मिल रहा है एक युवा को तो सोचिए अपनी महीने के खर्च को भी वो बहुत हद तक चलाता हुआ नज़र आएगा और अपने एजुकेशंस को भी आगे लेके चला जा सकता है। तो युवा पे यहाँ पे जोर दिया गया है, वुमेन पे जोर दिया गया है और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे भी जोर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये कर्नाटका के इलेक्शंस कांग्रेस जीतते ही अपनी सबसे पहली 5 जो प्रॉमिसेस हैं उसको कंप्लीट करती हुई नज़र आई है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद न्यूज़ है। एक 70 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट में। ये कहाँ पे है, बालासोर के आसपास इन रीजन में मैप में हम देख सकते हैं। तो जो भी विलेज एरिया के लोग थे वहाँ पे तुरंत रेस्क्यू करने पहुँचे। कहा जा रहा है कि यहाँ पे 350 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं और ये जो है मालगाड़ी से टकरा के ये एक्सीडेंट हुआ है, पटरी से ट्रेन उतर गई है। आगे बढ़ते हैं नए न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था 25 मई से 3 जून 2023 में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसको इनोग्रेट किया गया है और इसका जो अंतिम सेशंस है वो आपके कहाँ पे चल रहा है, तो ये वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, यानी ये जो चीज़ें हैं अब इंड सेशंस में आ चुका है, ख़त्म हो चुका है। 3 जून को ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो गर्व से गौरव इसका टाइटल है और ये देख सकते हैं इसका मास्कोट। तो ये क्या है, बारहसिंगा है। इसको क्या बोला गया है, जीतू बोला गया है। तो ये इसका बारहसिंगा मास्कोट है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे आपको दे दिया। 4000 प्लस से एथलीट हैं, 208 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, 21 स्पोर्ट डिसिप्लिन में यहाँ पे खेले हुई हैं। पीएम मोदी यहाँ पे यूएस के कांग्रेस में इनवाइटेड हैं। यहाँ पे वो जून 22 में जाने वाले हैं। तो यूएस में जाके देखिए क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी स्पीच को देंगे। जब देंगे तो हम लोग अच्छे से देखेंगे। पहले ये न्यूज़ था तो मैं कवर कर दिया। कुछ कल के एडिटोरियल का न्यूज़ था तो करंट अफेयर्स बच गया था, उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा, आपको याद होना चाहिए। तो अभी जो लास्ट में मैं कल वाला न्यूज़ कवर करूँगा। अभी जो न्यूज़ चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो इस्तांबुल जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं
गॉन के, ये एर्डोगन कौन है? ये आपके प्रेसिडेंट हैं, RTE रिसेप तैयप एर्डोगन यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं और ये 880 दिन से कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे हैं और ये बैन किया गया था कि आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करिए, फिर भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनवरी 2021 से ये चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, पोलाइटली प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है, फ़लस्तीनियन में एक बच्चे की यहाँ पे घायल होने की शंका बताई गई है और ये वेस्ट बैंक से कहीं ना कहीं फायरिंग होती हुई। तो ये आपका वेस्ट बैंक है, इसकी लोकेशंस को हम देखेंगे, डिटेलिंग को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वेस्ट बैंक से क्वेश्चंस UPSC बना चुका है, स्टेट PCS बना चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चीज़ें आ चुकी हैं। तो इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे और समझेंगे कि ये कहाँ पे है, किस किस चीज़ से इशू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्ट बैंक यहाँ पे कहाँ है। तो ये रहा आपका वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक कहाँ है? ये इजराइल के अंदर है, ये फ़लस्तीनियन रीजन है। तो जो भी ये फ़लस्तीनियन रीजन है, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये फ़लस्तीनियन रीजन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे यहाँ से क्वेश्चंस UPSC कई बार इसके लोकेशन से बनाई है कि इजराइल मेडिटेरेनियन से टच करता है कि नहीं करता है। तो लेबनान टच करता है, इजराइल टच करता है, इजिप्ट भी टच करता है, जॉर्डन टच नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं और डेड सी वेस्ट बैंक से टच करती हैं। तो इजराइल और जॉर्डन की बाउंड्री बनाती हैं ये डेड सी। ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिया। थोड़ी सी फ़लस्तीन के बारे में यहाँ पे देखेंगे बैकग्राउंड में जाके कि क्या चीज़ें चल रही हैं। देख सकते हैं, बात आती है 1947 की, जब भारत आज़ाद हुआ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन थी? ये है फ़लस्तीनियन की पॉपुलेशंस थी। लेकिन जो जेविश सेटलमेंट थे, ज्यूज जो थे, वो गिने चुने लोग, वाइट वाले देख सकते हैं, गिने चुने लोग थे। ये कंट्रीज़ की हालात थी। ये आपका डेड सी है। लेकिन पार्टीशन प्लान के बाद यहाँ पे जो चीज़ें आई 1947 में, वो कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई। इजराइल को ये वाला पार्ट दिया गया और ये चीज़ें फ़लस्तीनियन के कवर में आई। लेकिन 49 से लेके 67 तक, 67 में एक भयानक वार होती है। 6-7 दिन ये वार चलती है मिलिट्री की और इजराइल की आर्मी इस लैंड को ऑक्युपाई कर लेती है। तो आप देख सकते हैं 67 में कैसे वार होता है, 6 दिन का वार होता है और फ़लस्तीनियन अपने इस वेस्ट बैंक वाले रीजन में सिमट के रह जाते हैं। दूसरी जो बात बोली जा रही है अभी प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हम देखेंगे तो इनका गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के कुछ पार्ट तक सिमट के रह गए हैं। बाकी सारे की सारी इजराइल जो है ऑक्युपाई कर चुकी है। ये इसकी सिचुएशंस है। आज की लोकेशंस आपको बता दिया, कंट्रीज़ के बारे में बता दिया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो भी यहाँ से जो बने हैं वो भी आपको बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें, एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, वो है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है सीरिया और इजराइल के बीच में यहाँ पे बॉर्डर है, जिसे जॉर्डन भी शेयर करता है। तो जॉर्डन ट्राई जंक्शंस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो गोलन हाइट्स से भी UPSC क्वेश्चंस बनाया हुआ है। तो ये गोलन हाइट्स न्यूज़ में है, इसको भी मैं आपको यहाँ पे बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तान का क्या हाल चाल है। तो पाकिस्तान जो है अभी बार्टर ट्रेड सिस्टम किसके कंट्री के द्वारा यहाँ पे लाने की बात बोल रही है? तो अफ़गानिस्तान, ईरान और रसिया। ये देखिए AIR ऑल इंडिया रेडियो, अफ़गानिस्तान, ईरान और रसिया से बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो आपको बता दें, आप हमको एप्पल दीजिए, हम आपको अनार देंगे। तो एप्पल दीजिए, अनार लीजिए, यही बार्टर सिस्टम हो गया। ये बहुत पुरानी सिस्टम है, एंशिएंट सिस्टम, इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील है ये, और बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म 2023 का यहाँ पे उभर के आ रहा है, ताकि कम से कम पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशंस है वो 39 या 37% के आसपास जो चली गई है, वो बहुत हद तक सही होती हुई नज़र आए। लेकिन अभी अगर इनकी पॉलिसी ऐसे ही रही तो ये कैसे डील होगी? दूसरा जो बातें बोली जा रही हैं कि अगर रसिया जो है पुल बैक नहीं किया तो यहाँ पे यूक्रेन की लड़ाई सदैव ऐसी ही चलती हुई नज़र आएगी। आपके एंटोनी ब्लिंकेन यहाँ पे US सेक्रेटरी स्टेट हैं,
यूएस के, वो बोलते हुए नज़र आए। किससे? फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर पेक्का हाविस्तो से यहाँ पे बोलते हुए नज़र आए। तो ये न्यूज़ थी, ये आपसे कवर कर दिया गया। ये दोनों हाईलाइटेड पर्सनालिटीज़ हैं, न्यूज़ में है, क्वेश्चन आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं है। दूसरी जो है, कल का जो न्यूज़ आपको मैं बताया कि कुछ न्यूज़ थी जो मेरे से लेफ्ट आउट हो गई थी, वो मैं आज कवर कर दे रहा हूँ। और 2 जून का न्यूज़ आज जो है आपको देखेंगे। तो कुकी जो ट्राइबल ग्रुप है वो आपके नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल ग्रुप है, जो कि मणिपुर में ज़्यादा पाई जाती है और नॉर्थ ईस्ट में भी पाई जाती है। ये कुकी ट्राइब आपके बांग्लादेश में, म्यांमार में, इन कंट्रीज़ में भी पाई जाती है, केवल इंडिया में ही सीमित नहीं है। तो यहाँ पे कुकी ग्रुप क्या डिनाई की है? वायलेशंस ऑफ रूल्स अंडर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एक्ट। तो जो SOP एक्ट पैक्ट किया गया था 2008 में, उस पैक्ट को कहीं ना कहीं वायलेशन करती हुई नज़र आ रही है। क्यों? अभी रिसेंटली जो कुकी और मेतई ट्राइब हैं, इन दोनों में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। किस चीज़ को लेके? शेड्यूल ट्राइब को लेके। तो शेड्यूल ट्राइब में कुकी को अगर ऐड किया गया है तो मेतई डिमांड कर रही है हमारे कल्चर, हमारे लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो लिविंग स्टाइल्स है उसको आप क्यों प्रिजर्व करना नहीं चाहते, हमें भी शेड्यूल ट्राइब में ऐड करिए। जिसके कारण कुकी जो है इस पे विद्रोह करना शुरू हो गए। तो आप देख सकते हैं कुकी ट्राइब यहाँ पे पहले मिलिटेंट के रूप में भी ये जानी जाती थी कई ट्राइब के अंदर, तो ये अभी फिर से मिलिटेंसी के ओर जाती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली मणिपुर में आपके होम मिनिस्टर विजिट किए और यहाँ पे कई लोगों ने सरेंडर भी किया। तो इस पैक्ट को बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया गया है। दोनों एथनिक रेस में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। क्या डर है वो भी हम देख लेते हैं। मितई को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो कुकी को क्या समस्या है भाई? कुकी ट्राइब को क्या समस्या है? तो कुकी ट्राइब को ये समस्या है कि मितई जो है मेजॉरिटी में वहाँ पे आती हैं, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पॉपुलेशन को रखती हैं। लेकिन 60% पॉपुलेशन रखने से ये थोड़ी हो जाता है कि अगर वो एक ट्राइब हैं तो उनको कल्चर, लैंग्वेज, उनको प्रिजर्व करने का राइट्स नहीं दिया जाए, जो कि कुकी को दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में ये बोल दिया था कि मितई ट्राइब को भी उनके कल्चरल राइट्स और अधिकार दिए जाएं। इसीलिए यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया है, दंगे फसाद निकल के आया है, आ गया। और कुकी ट्राइब क्यों डर रही है यहाँ पे? तो कुकी ट्राइब डर रही है, ये मेजॉरिटीज़ में है, हमारे जॉब ले सकते हैं, बच्चों की लाइफ बिगड़ सकती है, ये सारे पावरफुल पोस्ट पे अपना कब्जा कर सकते हैं। तो जॉब को लेके, सिक्योरिटी को लेके, लाइफ को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रेट में फील कर रहे हैं कुकी ट्राइब, और इसीलिए एथनिक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बनी हुई है। ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। डाउट होगा तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। कुछ कल का न्यूज़ था यहाँ पे। तो रशियन कोर्ट जो है अभी फाइन की है रसिया का कोर्ट व्हाट्सएप कंपनी को। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए? जो भी बैंड कंटेंट है उसको हटाने के चक्कर में यहाँ पे इनको फाइल किया गया है कि ये उस कंटेंट को हटा नहीं पाए, इसलिए इनके ऊपर फाइन लगाया हुआ नज़र आ रहा है। तो $37,000 जो कि 3 मिलियन रूबल होता है, याद रहे रशिया में रूबल चलता है। तो ये इतना अमाउंट, ह्यूज अमाउंट फाइन किया गया है। किससे? न्यूज़ में है रसिया के द्वारा। US ताइवान का यहाँ पे डील हुआ है, आपको याद होगा ये चीज़ें। और US ताइवान में ट्रेड डील जो चाइना का इशू है, चाइना बार बार वार्न भी कर रहा है। किसे? US को। क्या कि देखिए, आप ताइवान से कोई भी डील करिए, चाहे ट्रेड का डील करिए, चाहे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ डील करिए, लेकिन कोई भी चीज़ चाइनीज़ की सॉवरेनिटी को हर्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे यही बातें बोली जा रही हैं। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे वाशिंगटन 1979 से ये चीज़ें साइन की हुई है, इसी को आगे बढ़ाने की बातें बोली जा रही हैं। तो चाइना यहाँ पे वार्न करता हुआ नज़र आ रहा है, किसको? डायरेक्टली US को। नया इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहा है, कल के न्यूज़ में था ये। तो इंडिया का जूनियर बेस्ट ये पाकिस्तान को हराकर यहाँ पे चैंपियन नज़र आया है। तो हॉकी टीम जो है यहाँ पे ओमान में ये चीज़ें हुई हैं, और ओमान में ऑर्गेनाइज हुई हैं क्या?
ये पाकिस्तान को हम हरा के 2-1 से भारत की जूनियर हॉकी टीम विजयी हुई है। और ये कहाँ पे था? ये ओमान में सलाला में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंडिया की बात करें तो चौथी बार ये टाइटल लेती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान जो है 3 बार ये टाइटल ले चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आशा करते हैं आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओमान को हम देख लेते हैं। ओमान की लोकेशंस अपनी प्यारी इंडिया के कंसर्न में कहाँ पे है। तो ये अपना इंडिया है, ऐसे जाके ओमान यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ओमान है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशंस बहुत ऑयल और शिप वेज में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लोकेशन से क्वेश्चंस यहाँ पे बना दिए जाते हैं। आशा करते हैं आपकी सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। आज का द हिंदू एडिटोरियल सैटरडे 3 जून का यहाँ पे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी वीडियोज़ यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ उसकी डिटेलिंग वहाँ पर भी दी जाती है। आप हमें टेलीग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस।